अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 6 आप लोग ओपन करेंगे। हमने लास्ट टाइम इक्वेशन बेटे ड्राइव करवाई थी। उसी इक्वेशन के नीचे यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर का फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल गिवन है 13.1, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13.1। An ideal gas has a density of 4.5 kg per meter cube meter cube at a pressure of 9.3 into 10 raised to power 5 Pascal and a temperature of 504 Kelvin. Determine the root mean square speed of the gas atoms. आपको डेंसिटी गिवन है, प्रेशर गिवन है, VRMS आपने यहाँ पे फाइंड करना है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, स्पीड के लिए V यूज़ करते हैं। RMS का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। ऑलरेडी इक्वेशन जब हमने ड्राइव की थी तो मैंने आपको ये भी बताया था। इसके फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है बेटे? आप सब फैमिलियर हो। V स्क्वायर इज इक्वल टू 3P ओवर डेंसिटी। P आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, बस वैल्यूज पुट करो और इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 13.2 है आपकी। व्हाट इज़ द RMS स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैस ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों को पता है, मैस ऑफ नाइट्रोजन आप लोगों को पता है, और इनको आपने मैसेज लिखने हैं। टेम्परेचर आपको गिवन है, इन्हीं को आपने कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये 1 आपको दिया हुआ था ना, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब आपने इक्वेशन यूज़ करनी है जो हमने कल ड्राइव की थी। VRMS इज इक्वल टू 3kBT डिवाइडेड बाय m। KB गिवन है हमें, टेम्परेचर हमें गिवन है, मैस हमें गिवन है, ठीक है। बस आप जस्ट वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे और अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड करना है। हमने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। मैस आप यहाँ पे यूज़ करोगे ऑक्सीजन का। ओके, कर लोगे ना बेटे? समझ आ गई? आगे चलें। आपका मैस नाइट्रोजन का ये है, ठीक है। ये आपको हमें पहले ही पता है। आप दोनों का खुद ही फाइंड कर सकते हो बेटे। यहाँ पे हमने यूज़ किया किसका? ऑक्सीजन का। एक दफ़ा में आपने यहाँ पे नाइट्रोजन का यूज़ कर लेना है, ठीक है। क्लियर? तो फिर आपका रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाएगा। स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड विच इज़ अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटे। जो हमारा आज का टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस 13.4 एवरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। We have calculated the pressure of the gas molecules with N is equals to N by V molecule by using the gas law PV is equals to nRT and kinetic theory। ये सारी की सारी बेटे हमने फाइंड करनी है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की। ये सारी डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन आपको सारी रिटन फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ इस डेरिवेशन को बेटे कंप्लीट करो। लेट्स स्टार्ट विद दिस डेरिवेशन, हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पे हम एवरेज हेडिंग दे लेते हैं, AV एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। बेटे यही हम फाइंड करेंगे। हमने अपनी लास्ट इक्वेशन में, लास्ट लेक्चर में जो इक्वेशन डिराइव की थी, दैट इज इक्वल्स टू PV, वहीं से हम स्टार्ट लेंगे। क्या थी वो? PV इज इक्वल्स टू N/3m और साथ क्या था हमारे पास? V स्क्वायर। यही इक्वेशन हमने ड्राइव की थी ना। इधर से ही हम लोग जो है वो स्टार्ट लेंगे और दो चीज़ें यहाँ पे बेटे हम दोबारा से वापस जाएं। जो आपने परसों इक्वेशन ड्राइव की थी, मैंने आपको बताया था कि Na जो एवोगैड्रो नंबर है हमारा, वो किसके इक्वल था? कैपिटल M बाय स्मॉल m। ऐसे था ना, M बाय M ऐसे पढ़ा था ना हमने, तो उसी को मैं M को ऊपर ले आई हूँ। और दूसरी इक्वेशन एक और हमने की थी, जनरल गैस कांस्टेंट R जो है बेटे वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर के साथ रिलेट करता था।
उसके लिए जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, डैट इज इक्वल्स टू के बी इज इक्वल्स टू आर बाय एन ए। ठीक है, अब एन ए की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, इसका मतलब मैं यहाँ पे एन ए की वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ। इन दोनों इक्वेशंस का हम आगे चल के यूज़ करेंगे। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल्स टू एन बाय 3 mv²। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पी वी किसके इक्वल होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे एन आर टी लिख सकती हूँ ना पी वी की जगह। क्लियर, बाकी हम क्या लिखेंगे, 3nRT डिवाइडेड बाय n। ये कैसे आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन कैसे बन गई, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। पीवी किसके इक्वल था, पीवी इज इक्वल्स टू nRT, बाकी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, n/3 mv²। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे बेटे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आई है। ठीक है, देखो nRT किसके इक्वल है, n/3 mv²। pv की जगह मैंने nRT लिखा। अब इसी को आप खोल दें ब्रैकेट को, तो ये किसके इक्वल था हमारा, ये था VRMS, रूट मीन स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे मैं बेटे ऐसे भी तो राइट कर सकती थी ना, n/3 mVRMS। ठीक है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब देखो, अब अगर मैं इस MVS को इधर ले जाऊं, ठीक है, ये वाली चीज़ उठा के हम इधर ले जाएंगे। अब MVRMS इधर ले गए, इस चीज़ को हम इधर ले आएंगे। nRT हमने इनकी प्लेस को चेंज कर लिया, इसको मैं इधर ले आई हूँ, MVRMS को इधर ले आई, nRT को उधर लेगी। 3 यहाँ से पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये n मल्टीप्लाई था, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब समझ आई ये इक्वेशन किस तरह से आई है, इस तरह से ये इक्वेशन आई। ठीक है, क्लियर हो गया, अब तो कोई इसमें वो नहीं है ना। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ हमने एक और बेटे चीज़ पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि एवोगेड्रो नंबर जो है Na, वो n/n के इक्वल भी होता है। ये भी आप लोगों को पता है ना, इससे पहले भी आप लोग क्लासेस में डिफरेंट में ये पढ़ के आए हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो 1 मोल में प्रेजेंट, मतलब कोई भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो Na है इन 1 मोल एंड इट्स एवोगेड्रो नंबर, ठीक है, के इक्वल होते हैं। और बोल्ट्जमैन फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, बोल्ट्जमैन फैक्टर। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है कि Na किसके इक्वल है, n/n के। इस इक्वेशन पे गौर करो, ये n है, ये कैपिटल N है। ठीक है, ऐसे ही है, n/n। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, Na प्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये n/n है और ये स्मॉल n/n है, इसका मतलब है Na नीचे आएगा, तो इसकी जगह पे मैं ये प्लेस कर दूंगी, अब और कुछ नहीं करूँगी। हम इसको रीअरेंज कर देंगे, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटे, it becomes MVRMS is equals to 3RT डिवाइडेड बाय, अब ये n, स्मॉल n और कैपिटल n को मैंने Na की इक्वल ले लिया, मैं यहाँ पे क्या प्लेस कर लूँगी, Na। क्लियर, समझ आ गई ना इसकी इक्वेशन एक की जो हमने लानी थी। इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन की बोथ साइड्स को बेटे 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, 1/2 MVRMS is equals to 3RT डिवाइडेड बाय 2Na। आपने क्या करना है, डिवाइड बोथ इक्वेशन बाय 2। अब आपको समझ आ रही होगी, इसको हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करने के लिए दोनों साइड्स को बेटे 2 से डिवाइड करें। दोनों साइड को मैंने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते थे। ठीक है, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, VRMS, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3RT डिवाइडेड बाय, ये m हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, और साथ आपका Na आ जाएगा, 2 से 2 मैं कैंसिल कर दूंगी। ठीक है, कॉमन है। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है मैंने, ये स्क्वायर था ना, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर यूज़ ही नहीं किया। ये भी स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, एंड देन इट इज स्क्वायर। ये वैसे स्किप कर दी थी मैं, ऊपर स्क्वायर था लेकिन नीचे मैं
बेटे गलत कर दी। आप किसी भी चीज़ का स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका स्केयर रूट लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेंगे बेटे, इसका स्केयर रूट ले लेंगे। वी स्केयर आर एम एस इज इक्वल्स टू, इसका भी स्केयर रूट लूँगी और इसका भी लूँगी, 3RT डिवाइडेड बाय स्मॉल एम एन ए। ठीक है, इस 2 से ये स्केयर रूट रिमूव हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी इक्वेशन आ जाएगी VMRMS रूट मीन स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, 3RT डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, MNA। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने अपनी एक इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम दोबारा से रीराइट भी कर सकते हैं। किस तरह से, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने एक प्रेशर इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, वो मैं यहाँ पे राइट करूँगी। यहाँ पे भी हम करके आए हैं, उसी को हम यहाँ पे रीराइट करेंगे। 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। ये मैंने प्रेशर इक्वेशन जो हमने कल मतलब लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी, वही मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर इस इक्वेशन पे आप लोग गौर करो, 1/2 mv स्क्वायर क्या होता है, दिस इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है ना, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और इसको हम किस तरह से राइट करते हैं बेटे, इसको हम राइट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के ई लिख सकते हैं ना इसकी जगह हम। तो हम क्या करेंगे, इस अबव इक्वेशन को दोबारा से रीराइट करेंगे। इसको जब हम दोबारा से रीराइट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्रेशर इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, 2/3 आ जाएगा यहाँ पे हमारा, और साथ क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन है ये, टी मैंने लिखा, टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। या फिर इसको हम लोग, अगर हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी को मैं इस साइड पे ले आऊँगी। ठीक है, और इस तरह से भी इसको हम राइट कर सकते हैं। कैसे राइट करेंगे मैं वो भी बेटे आपको बता देती हूँ। आप सब लोग फैमिलियर हो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे अगर मैं टी लिखूँ तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटे, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 mv स्क्वायर, और इसके साथ क्या लिखते हैं, RMS रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने अपनी इक्वेशन में पुट कर देनी है। किसमें पुट करनी है बेटे, इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, अभी हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। ये इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं ना अभी। इसी इक्वेशन में हमने क्या करना है, वैल्यू v स्क्वायर RMS की सब्सिट्यूट करनी है। ठीक है, इस 3/2 को मैं इस साइड पे ले आती हूँ, इधर आके ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 mv स्क्वायर बेटे ये किसके इक्वल होता है, आप सब लोग फैमिलियर हो, या आप ऐसे नहीं भी करो, और भी इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको आप ऐसे करेंगे, इसको मैं ज़्यादा इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1/2, ठीक है, m, और साथ क्या आ जाएगा हमारा ये v स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, RMS रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, पीछे यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, k b, और साथ क्या हो जाएगा t। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, अभी आपको बताया मैंने, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जगह से मैं ये राइट कर दूंगी, काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल, और ये किसके इक्वल आ गई, अब ये 2/3 था, इसको हम इधर ले जाते हैं, 3/2 हो जाएगा, और साथ क्या हो जाएगा हमारा kBT। इज डेट क्लियर। वही चीज़ है जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी यही इक्वेशन की, अभी भी यही इक्वेशन की। इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है किसी भी गैस मालिक्यूल्स की बेटे, उसको हम सिंपल कांस्टेंट टाइम टेम्परेचर से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट होती है किसी भी मतलब गैस का, जब जो प्रेशर है ना, टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट होती है उसकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी बुक्स में जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्वांटिटी दी हुई है, kBT की वैल्यू कितनी है, 4.14 इंटू 10⁻⁻21, और इसका यूनिट क्या है वो
हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है काइनेटिक एनर्जी का किसी भी इलेक्ट्रॉन की, और इसको आपने इसकी इक्वेशन को याद रखना है। इसी इक्वेशन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेटे वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के, ठीक है। और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, डैट इज़ 8.62 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हमारी इक्वेशंस कंप्लीट होगी। बहुत इजी इक्वेशन थी, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं थी। जो लास्ट हमने इक्वेशन की है सेम एज इट इज़ इक्वेशन थी। एवरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस हमने फाइंड आउट की। इक्वेशन हमने स्टार्ट की PV इज इक्वल टू N/3mv² से, ठीक है। और PV किसके इक्वल होता है, आपने इक्वेशन पढ़ी थी PV इज इक्वल टू nRT, तो मैंने PV की जगह क्या यूज़ किया, nRT यूज़ किया, ठीक है। और उसके बाद हमने सारी की सारी यहाँ पे इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करवाई। इट्स सो सिंपल, इसको आप अच्छी तरह से करो, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। बुक की तरफ चलते हैं। बुक का पेज नंबर 8 आप लोग ओपन करें। लेट्स स्टार्ट बेटे, अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है बुक में। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। Examples from daily life are the popcorn and the pressure in the tire of the car when popcorn kernel is heated. The moisture trap in the popcorn kernel becomes steam. The pressure in the kernel is increased and it ruptures the corn cover, releasing the gelatinous starch. It becomes a solid after cooling. When air is pumped into the tire of the car, the number of air molecules increases, which raises the air pressure inside the tire. We know the more molecules result in frequent molecular collision with tire walls due to limited volume. The pressure gives the tire its hardness and bear the car weight without deflating. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया डेट इज़ डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ी, उसके लिए इक्वेशन ड्राइव की, उसके डिफरेंट टाइप की जो एग्जम्पशंस थी वो सारी हमने 1 by 1 स्टडी की। आपकी बुक में यहाँ पे डेली लाइफ से 2 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहली एग्जांपल हमें क्या दी हुई है, पॉपकॉर्न की, और दूसरी एग्जांपल हमें क्या दी हुई है, प्रेशर इन अ टायर ऑफ ए कार। जब भी कभी आप बेटे पॉपकॉर्न को हीट अप करते हो तो उसके जो पैकेट है जिसमें वो बंद होते हैं, सील होते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो ट्रैप होता है, ठीक है। जब हम उसको बनाते हैं तो वही मॉइस्चर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टीम में, ठीक है। और जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो कॉर्न का जो कवर है वो क्या हो जाता है, वो रप्चर होता है। रप्चर होने से उसके अंदर से जेलेटिनस जो स्टार्च है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो ठंडे होते हैं, यानी कि हीट अप हो रहे हैं और उससे मेल्टिंग हो रही है, जेलेटिनस स्टार्च रिलीज होगा और आफ्टर कूलिंग वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन एग्जांपल है, आप सब लोग जो है ये करते होगे, ठीक है। पॉपकॉर्न जब भी बनाओ आप इसको नोट करो। दूसरी एग्जांपल हमें यहाँ पे दी हुई है, प्रेशर इन अ टायर ऑफ कार, ठीक है। जब भी कार के जो टायर हैं उनके अंदर हम एयर को पंप करते हैं तो एयर के मालिक्यूल जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। आप पंप करी जाते हैं, नंबर ऑफ एयर मालिक्यूल जो हैं वो इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से टायर के अंदर का प्रेशर जो है बेटे वो क्या हो जाता है, वो रेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि अगर मोर मालिक्यूल होंगे तो ज़्यादा कोलिजन होगी, ज़्यादा कोलिजन होगी तो मतलब टायर का जो टायर की जो वॉल है उसका तो लिमिटेड वॉल्यूम है ना, तो ये जो प्रेशर है ये इसकी वजह से क्या चीज़ क्रिएट हो जाएगी, मतलब आप एयर तो जाती जा रही है, ठीक है, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से जो टायर है गाड़ी का बेटे, कार का जो टायर है उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी और वो कार के वेट को बेयर कर लेगा विदाउट डीफ्लैटिंग। यानी कि इतना जो आपका कार का या किसी भी ऑटोमोबाइल का जो वेट होता है वो उसके टायर्स पे सारा आ रहा होता है ना, तो वो जो प्रेशर उसके अंदर आएगा वो प्रेशर उस टायर को हार्डनेस देता है और इस काबिल बनाता है कि वो कार का वेट जो है वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो ये 2 हमारी डेली लाइफ में से एग्जांपल्स थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। इसके अलावा भी हमारी रूटीन लाइफ में देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसे कि ब्राउनियन मूवमेंट है, डस्ट पार्टिकल्स जो मूव कर रहे होते हैं सारे के सारे, डैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन, इफ्यूजन, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस जो भी हमने पढ़ लिया, हीटिंग से प्रेशर इंक्रीज होता है, एवोपरेशन, ये
सारी की सारी एग्जांपल जो हैं ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हैं। इसके अलावा बेटे जब हम लोग ज़्यादा देर के लिए जब कभी गाड़ी को ड्राइव करें ना तो हमारे टायर जो हैं दे गेट हॉट, दैट इज़ आल्सो ड्यू टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। और मतलब कैसे, जब गाड़ी आपकी चलती रहती है मोर मोशन होगी, ठीक है, ज़्यादा कुलेन होगी और ज़्यादा कुलेन की वजह से टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो कि टायर गेट हॉट वाइल ड्राइविंग। इसके अलावा सेंट्स ऑफ फूड, या आप कॉफ़ी बनाते हो किचन में तो जो सेंट है, जो स्मेल है किसी भी खाने की, डैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कमरे में आप कोई भी ड्यूड्रेंट जो है, कोई स्प्रे अगर आप स्प्रेड करते हो तो वो पहले एक छोटा सा स्प्रे होता है, ठीक है, उसके बाद वो सारे कमरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही की एग्जांपल है। सोडा डिफरेंट टाइप की जो बॉटल्स हैं, फिज ड्रिंक्स हैं, जब हम उनको ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बबल जो हैं वो रश आउट होते हैं, ठीक है, डैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। हॉट एयर बैलून जो हैं वो राइज कर जाते हैं, डैट इज़ आल्सो ड्यू टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हमारे अगर हम ह्यूमन बीइंग के केस में देखें तो हमारी जो ब्रीदिंग है, जो हमारे लंग्स इनकी इन्फ्लेटिंग होती है, वो भी बेटे इसी काइनेटिक थ्योरी ही की वजह से होती है, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, इतनी एग्जांपल हैं कि मैं आपको देती जाऊं तो ख़त्म नहीं होंगी। रेफ्रिजरेटर की कूलिंग है, फुटबॉल की जो बाउंसिंग है वो अगर आप देखो ना तो कोल्ड में लेस हो जाती है। इन शॉर्ट बेटे एनीथिंग, जिस मतलब जैसे कि स्मेल स्प्रेडिंग है, प्रेशर है, हीटिंग है, कूलिंग है, मिक्सिंग है, ये तमाम की तमाम चीज़ों में आपको काइनेटिक थ्योरी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Kinetic theory and statistical physics. So far we know that kinetic theory of gases is used to determine the pressure of the ideal gas using the gas laws, assuming the thermal or random motion of molecules. For large number of molecules, we use statistical physics. ठीक है, it is a branch of physics that uses probability theory. Accordingly, atoms and molecules of a system may exist in different energy state levels E1, E2, E3, etc. due to different speeds. Boltzmann drive the Boltzmann kinetic equation. This equation describes the dynamic process in gases having large number of molecules. Boltzmann constant is also related to the population of atoms in two levels. N by 2 divided by N1 is equals to E minus E divided by KBT, where E delta E by KBT is a Boltzmann factor. N1 and N2 are the population of lower and highest energy state. Delta E is the energy difference between these states. The number density is directly proportional to the pressure. This equation is known as Boltzmann distribution law, and it is important in describing the statistical mechanism of large number of molecules. It states that probability of finding the molecule in particular energy state varies exponentially as the negative of the energy divided by kTb. Therefore, more particles reside in lower energy state than in higher one. In a gas container, a molecule undergoes billions of collisions every second. Each collision changes the speed of the molecule, thereby changing the kinetic energy. But kinetic theory concludes that average kinetic energy at the temperature T is EAV is equals to 3 by 2 kBT. Where Kb is effectively the gas constant per molecule. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डैट इज काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है कि ये दो अलग अलग बातें हैं। एक चीज़ है काइनेटिक थ्योरी और एक चीज़ है आपको यहाँ पे नज़र आ रही है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बेटे दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये दोनों डील करते हैं विद लॉट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, लेकिन बहुत सारे एंगल्स पे ये एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। किस तरह से, ये सारा कुछ मैं आपको भी बताती हूँ। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिटेल से पढ़ा।
काइनेटिक थ्योरी जो है वो हमें एक्सप्लेन करती थी गैस की प्रॉपर्टीज़ को बाय लुकिंग एट द मोशन ऑफ इंडिविजुअल मालिक्यूल्स, ठीक है। इंडिविजुअल मालिक्यूल्स की जो मोशन थी उसी की बेस पे हमने ये सारी थ्योरी पढ़ी, इसकी डिफरेंट अजम्पशंस पढ़ी और हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी बेटे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है। एक सिंपल हमारी इक्वेशन है और लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, ठीक है। वो भी मैंने आपको हमने यहाँ पे पढ़ी कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये बेस्ट होती है फॉर आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैसेस जो हैं उनके लिए ये काइनेटिक थ्योरी बेस्ट है, उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होती है, ठीक। ये इसकी एक लिमिटेशन थी। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे अभी, डैट इज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होता है? वो फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को स्टडी करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में सिंपल एग्जाम्पल लिखी हुई है लेकिन मैं आपको इसकी सही एग्जाम्पल बताती हूँ, सही डेफिनेशन बताती हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होता क्या है? ये कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? इसके पहले तो आप लोग नहीं पढ़ के आए ना। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बेटे एक फिजिक्स की ब्रांच है, लिखा भी हुआ है फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को और स्टैट्स को, यानी कि प्रोबेबिलिटी को और स्टैटिस्ट को कनेक्ट करते हैं विद द बिहेवियर ऑफ मैनी पार्टिकल्स, यानी कि इनकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन राइट भी करवा देती हूँ, आप लोग लिख लो। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट यूजेस probability and statistics to connect the microscopic behavior of many particles to macroscopic particles we observe, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल इसकी यही डेफिनेशन लिखोगे और इसी को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसी स्टैटिस्टिकल थ्योरी को जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है और काइनेटिक थ्योरी का है, इनको हम लोग कंबाइनली स्टडी करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल्स किसी भी सिस्टम के बेटे एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट एनर्जी स्टेट, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी स्टेट को E1, E2, E3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। हमारे पास E1 है, E2 है, E3 है, इनको एनर्जी लेवल भी कह सकते हो आप लोग, एनर्जी स्टेट भी कह सकते हो। और ये डिफरेंट क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पीड, क्योंकि इनकी स्पीड डिफरेंट है। बोल्ट्जमैन ने एक इक्वेशन ड्राइव की थी दैट इज नोन एज बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन अभी हम ड्राइव भी करके आए हैं, हमने पढ़ी भी है। आपकी बुक में इस इक्वेशन को फर्दर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और किस तरह से लिखा हुआ है, n/2 डिवाइडेड बाय n/1 इज इक्वल टू E डेल्टा E बाय KBT। अच्छा, ये क्या है? n/1 और ये n2/n1 लिखा हुआ है ना। n1 क्या चीज़ है? n1 और n2 जो हैं ये पॉपुलेशंस हैं बेटे किसकी? एनर्जी स्टेट की। दो एनर्जी स्टेट्स हैं आपके पास, सपोज एक है आपका हाई एनर्जी स्टेट, एक आपका है लो एनर्जी स्टेट, ठीक है, हायर एंड लोअर। उन दोनों एनर्जी स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है ना, E1 की n1 है और n2 किसकी है? E2 की है, ठीक है। दीज आर पॉपुलेशंस ऑफ लो एंड हाई एनर्जी स्टेट। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है E इज इक्वल टू डेल्टा E बाय KBT, ये क्या चीज़ है? दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन की इक्वेशन है, इसी की बेस पे हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है? बोल्ट्जमैन फैक्टर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये डेल्टा E यूज़ किया, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो डेल्टा E का मतलब क्या हो गया? चेंज इन एनर्जी, ठीक है। और KBT अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या है हमारे पास? दिस इक्वेशन इज नोन एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। और इस इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है? ये इक्वेशन क्या चीज़ है? ये इक्वेशन बेटे हमें डिस्क्राइब करती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है, स्टेट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मॉलिक्यूल इन पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट वेरीज एक्सपोनेंशियली एज द नेगेटिव ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय KTB। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल को उसके पार्टिकल एनर्जी स्टेट में अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो वो चेंज होती रहती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होगी, एक जैसी नहीं रहेगी। और वो कैसे वेरी करेगी? इट वेरी एक्सपोनेंशियली एज द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी, ठीक है। और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? बाय KBT, ठीक है।
मोर पार्टिकल जो हैं वो लो एनर्जी में रिसाइड करते हैं देन इन हायर वन, यानी कि वो लो ही से फिर हायर पे जो है वो जंप करके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल बताया हुआ कि आपके पास कोई भी गैस कंटेनर हो, मालिक्यूल जो हैं उसके अंदर बिलियंस ऑफ कोलिजन एक टाइम में, यानी कि गैस मालिक्यूल जो है वो बिलियंस ऑफ टाइम एवरी सेकंड में उनकी जो है वो कोलिजन होती है। कोलिजन से जो है मालिक्यूल की स्पीड चेंज होगी। जब मालिक्यूल की स्पीड चेंज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बेटे चेंज हो जाती है। लेकिन काइनेटिक थ्योरी जो है वो क्या बताती है हमें कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T जो है वो क्या रहेगी हमारी EAV = 3/2 kBT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारी ये रहेगी, ठीक है। इन शॉर्ट बेटे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें क्या बताता है, ठीक है, ये हमें बताएगा कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कितने पार्टिकल्स जो हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स विल हैव पार्टिकुलर एनर्जी। और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जब भी आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप इसको लाजमी स्टडी करोगे। इसका फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और वो क्या है n/2/n1, ठीक है। इसको आपने करना है, यहाँ पे हमें डिफरेंट फॉर्म जो हैं वो गिवन है, वो सारी आपने इनकी सबके क्या मीनिंग्स हैं, ये किसके इक्वल हैं, ये सारा कुछ मैंने भी आपको ओरली बताया। और ये जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं बेटे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं ना तो वहाँ पे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। तो ये छोटी सी इक्वेशन थी इसलिए इस इक्वेशन को मैंने ड्राइव नहीं किया, बुक में से ओरली आपको समझा दिया, बस जस्ट आपने इतनी ही सी याद करनी है n2/n1 = E डेल्टा E/kBT, ठीक है। और सबका आपने बता भी देना है कि किस किस के इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी एक दफ़ा से रीड आउट कर लेते हैं। इन 1860 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1831-1879 derived an expression described the distribution of molecular speed within the system or at thermal equilibrium. About 60 years later, experiments were performed to confirm Maxwell prediction. 1860 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बेटे एक एक्सप्रेशन ड्राइव की थी जो कि हमें डिस्क्राइब करती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड विद इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, उस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूलर स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, वो सारी की सारी साइंटिस्ट ने आपको अच्छी तरह से हमें उसने एक्सप्रेशन को ड्राइव करवाया था, ठीक है। और उसकी इस काम की यानी कि जो इसकी वर्किंग थी इसके 60 ईयर्स के बाद मैक्सवेल की प्रेडिक्शन को कंफर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और मैक्सवेल की जो प्रेडिक्शन है वो फिर आखिर में क्या हुआ बेटे वो कंफर्म होगी कि ये बिल्कुल इसने जो भी काम किया था, जो भी प्रेडिक्शन की थी वो ठीक थी। तो इजी सा टॉपिक था जो हमने अभी रीड आउट किया। इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पर अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सेकंड ईयर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।